तो त्रिभुज चैप्टर से हमारा प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय था, जिसका दूसरा नाम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी था, हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी से रिलेटेड प्रमेय 6.2 थेल्स का विलोम, या हम इसको यह भी कह सकते हैं कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। ये हमारा जो प्रमेय 6.2 है छठा चैप्टर का, यह 6.1 का विलोम है, अर्थात थेल्स प्रमेय का विलोम। तो थेल्स ने जो बताया था पहले थेल्स प्रमेय में, उन्होंने उसमें था यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह प्रतिच्छेदी रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, जो हमने प्रूफ करके जांच करके देख लिया। लेकिन प्रमेय 6.2 में है यदि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब इसको समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, कह रहा है इस त्रिभुज की कोई दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है एक सरल रेखा। तो समान अनुपात में विभाजित तब करेगी जब एक रेखा दोनों रेखा को प्रतिच्छेद करेगी। अगर हम इस त्रिभुज का नाम दे दिए ए बी सी, तो समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब है ये दोनों रेखा को प्रतिच्छेद करेगी। तो मान लेते हैं कि दोनों रेखा को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा हमारा कौन है, डी ई है। यह डी ई इस तरह से दिया हुआ हमारे प्रश्न में कि कह रहा है कि समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात का मतलब ए डी बटा डी बी, अनुपात तो ये नहीं हुआ, ए डी बटा डी बी। उसके बाद इसका अनुपात ए ई बटा ई सी। ऐसा प्रश्न में कह रहा है कि एक त्रिभुज में दो रेखाओं को, ये प्रतिच्छेदी रेखा एक सरल रेखा इस तरह से खींची गई है कि ये दोनों को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो फिर आगे कह रहा है कि वह रेखा, मतलब ये जो रेखा है इसी रेखा के विषय में कह रहा है, वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी, ऐसा प्रूफ करना। मतलब यह रेखा जो है डी, यह समानांतर होगी तीसरी रेखा के, मतलब ये दोनों को छोड़ देंगे, जो रेखा प्रतिच्छेद कर रही है ए बी और ए सी, इन दोनों को अगर छोड़ देंगे तो तीसरी रेखा कौन सा होगा हमारा, बी सी। तो यह बी सी के समांतर है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। और यह प्रूफ करेंगे तो हमारा यह थेल्स प्रमेय का विलोम कथन सत्यापित हो जाएगा। लेकिन थेल्स में इसका विपरीत था। थेल्स में पहले से दिया हुआ था कि ये रेखा समांतर है, तो सिद्ध करना था कि ये रेखाएं आपस में दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इससे पहले हम लोग थेल्स में पढ़े थे कि यदि कोई समांतर रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वो आपस में एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करती है। लेकिन यह इसका जस्ट क्या हो गया, विलोम हो गया, अपोजिट। इसीलिए इसका नाम रखा गया है थेल्स प्रमेय का विलोम। तो इस त्रिभुज के चित्र को हम सबसे पहले जब भी इसको प्रूफ करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हम हल करने से पहले चित्र बनाने के बाद विशेष कथन एक शीर्षक लिखते हैं। अब विशेष कथन में उन्हीं चीज़ों का उल्लेख करते हैं जो हमारे चित्र में दिया हुआ होता है। तो चित्र में क्या है, तो चित्र में है माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई रेखा ए बी और ए सी को, डी ई रेखा ए बी और ए सी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि समान अनुपात में, है ना, समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात का मतलब ए डी बटा डी बी, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी है, ए ई बटा ई सी है। यह हमारे प्रश्न का तथ्य ही कह रहा है कि ये दोनों ऐसे खींची गई है रेखा कि इसको समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अब यहाँ आगे का जो तथ्य है यह प्रूफ करने के लिए कहता है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी।
तो हमें यह सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो वह रेखा कौन सा है? डी। सिद्ध करना है डी तीसरी भुजा कौन सी होगी समांतर जिसके होती है? बी से। इसे प्रूफ करना। इसके बाद हमारा कथन होगा एक रचना, बनावट जिसको हम बोलते हैं। यह रचना हर थ्योरी में आवश्यकता नहीं होता, जिसमें जरूरी होता है उसमें रचना करना पड़ता है। हम लोग थेल्स प्रमेय में एक रचना किए थे, सबको याद होगा। हम इस AC पर एक लंब डाले थे, डी से एक लंब, इसका नाम M रख देते हैं। फिर E से AB पर लंब डाले थे, थेल्स में भी डाले थे, इसका नाम रख दिए N। तो लंब का मतलब समकोण बनाते हुए। उसके बाद रचना में हमने थेल्स प्रमेय में यह भी किया था कि BE को मिलाया, ये उसके बाद DC को मिलाया। सेम वही रचना को फिर दोहरा रहे हैं। थेल्स प्रमेय में हमने यह रचना किया था, उसी प्रकार फिर से रचना किया। तो क्या लिखे रचना में? रचना में हम यह किए कि DM लंब किस पर है? ये AC पर। तो हम बनावट में भी वही तथ्य को लिखेंगे शब्द के रूप में कि DM लंब AC एवं EN लंब AB पर डाला तथा, और क्या किए हैं? BE CD को मिलाया, BE एवं CD को मिलाया। कोई दिक्कत? ये हम थेल्स प्रमेय में भी किए थे इतना, और विलोम में भी वही रचना करना पड़ा। तो याद रखिएगा, ये हम रचना क्यों किए ये आगे समझ में आ जाएगा। रचना किसी भी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए यह एक तथ्य का भाग होता है सवाल का। इसमें हमको रचना करके अपने प्रश्न में प्रूफ करने वाले तथ्य तक पहुंचने के लिए एक जरिया है। अब रचना के बाद हमारा सवाल यहाँ से सत्यापित होता है, प्रमाण से। आखिर सवाल को जो प्रूफ करेंगे, प्रूफ किसी न किसी प्रमाण के साथ करेंगे, यहाँ से सवाल सॉल्यूशन करना शुरू कर देंगे। इतना अगर जिक्र सवाल में हल करते हैं तो कहा जाता है परीक्षा में 1 या 2 अंक मिल जाता है। इतना कर देने के बाद भी, प्रूफ करने के बाद शेष अंक मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि सवाल को अगर डील करने पूरा नहीं कर सके, यहाँ तक भी करेंगे तो कुछ ना कुछ अंक परीक्षा में हासिल होने का संभावना है। अब आगे आते हैं तथ्य पे। हमें जो यह तीसरी रेखा समांतर सिद्ध करना है, इसके लिए कौन कौन से प्रमाण एकत्रित करने होंगे, इसे इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं ADE। ये त्रिभुज इस भुजा पर दिखाई दे रहा है, हम जो जिस पर कलम चला रहे हैं ADE, और इसी भुजा पर एक त्रिभुज और है DBE। ये भुजा जिस पर कलम दोबारा चलाए है दोनों त्रिभुज। दोनों त्रिभुज का नाम बताओ क्या क्या है? त्रिभुज ADE और त्रिभुज BD, त्रिभुज BDE। इन्हीं दोनों त्रिभुज को क्षेत्रफल के अनुपात में बांटेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल। हम लोग क्षेत्रफल जानते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, यानी ऊंचाई। वही बात हुआ, 1/2 गुना आधार। आधार के रूप में हम AB भुजा का प्रयोग करेंगे। ये भुजा पहले AB का प्रयोग करेंगे, उसके बाद दूसरे तथ्य में AC का। तो AB का प्रयोग करेंगे तो आधार तो हमारा ADE में तो ऊपर वाला आधार AD तक ही होगा ना। तो आधार के बदले में क्या लिखे? AD गुना शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब इस भुजा पर जो डाला गया वह लंब कौन सा है? EN। कौन सा लंब है? EN, इसलिए हमने ले लिया यहाँ EN। फिर बटे 1/2 गुना आधार। अब आधार हम BDE का लेंगे। नीचे में त्रिभुज कौन सा है? BDE। तो BDE ध्यान से देखेंगे कि ये त्रिभुज है हमारा BDE, है ना। ये इस त्रिभुज का आधार हमारा कौन सी भुजा हो जाएगा? BD, क्योंकि AC पर तो BD ही है। गुना शीर्ष लंब तो वही है
सेम ई एन। अब इसमें हम ध्यान पूर्वक देखें कि 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, तो हमारा इसका वैल्यू जो होगा ए डी बटा बी डी। कोई दिक्कत? तो इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी। समीकरण इस तथ्य में किसी को कोई परेशानी, कहीं दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, सेम अब आगे दूसरा त्रिभुज में शामिल करते हैं पुनः एक बार ए डी, पुनः त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज अब की बार जो है इसमें ए डी ई के बाद ए ई फिर ई सी आधार, यानी ए सी पर आधार ए ई आया, फिर ई सी आधार लेने वाला त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? जैसे हमने ए डी ई किया, उसके बाद क्या हो जाएगा? बी सी ई ना, बी सी ई, ये त्रिभुज आ रहा है ना इसी के अंतर्गत, बी सी ई त्रिभुज लिख लेते हैं बी सी ई, त्रिभुज बी सी ई में सेम उसी प्रकार इसका भी अनुपात रेशियो करेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात जैसे लिखे ना त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा बी डी ई का क्षेत्रफल, उसी प्रकार इसमें भी लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी सी ई या बी सी, एक ही बात हुआ, बी सी ई का क्षेत्रफल। किसी को कोई दिक्कत? फॉर्मूला क्या लगाएंगे? यही होता है 1/2 गुना आधार, आधार बदल जाएगा क्योंकि अब की बार हम आधार किस भुजा पर प्रयोग करेंगे? ए सी पर। तो ए सी पर तो हमारा भुजा ए डी में ई तक ही है, इसलिए यहाँ प्रयोग किए 1/2 गुना ए ई। फिर अब इस पर लंब जो डाला गया है ध्यान पूर्वक देखें कि लंब डीएम है, एसी पर लंब कौन सा है? डीएम। यहाँ भी स्पष्ट रचना में लिखा हुआ है ना डीएम, डीएम डाल दिए। फिर बटा 1/2 गुना, अब इस त्रिभुज के नीचे वाले त्रिभुज बी सी ई में ध्यान से देखते हैं कि बी सी ई में आधार कौन सा भुजा होगा? ई सी, ई सी ले लिए, गुना शीर्षलम क्या होगा? फिर वही भुजा होगा डीएम से डीएम, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो हमारा यह मान जो हो गया, मान आ गया ए ई बटा ई सी, ए ई बटा, कोई दिक्कत? तो यह वैल्यू जो आया हमारा किसका आया? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटा ई सी। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। यह हमारा पहले से एक मौजूद है और फिर 2 मौजूद है। अब इस दोनों समीकरण को हमने प्राप्त किया। अब इसके पीछे एक बार हम प्रश्न को एक बार देखते हैं। प्रश्न में लिखा हुआ है कि इस त्रिभुज में ए बी और ए सी को इस प्रकार डी रेखा प्रतिच्छेद करती है कि ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी दोनों बराबर है। हमारा प्रश्न समीकरण का तथ्य ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी के बराबर है, ऐसा प्रश्न ही कह रहा है, दिया हुआ ना। तो हम लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न में हमारा दिया हुआ है स्पष्ट रूप से कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। यह हम प्रश्न से लिए हैं, इसलिए यहाँ लिखे भी प्रश्न में ऐसा दिया हुआ। अब जब ए डी बटा डी बी, ए ई बटा ई सी बराबर है, तो ए डी बटा डी बी का वैल्यू क्या है? हमारा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अब बटा त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल। तो इसके बदले में इसे लिख सकते हैं क्योंकि वैल्यू उसी का है, तो हम इसके बदले में फिर लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। ये तो हमने ए डी बटा डी बी के बदले में लिखा है। फिर ए ई बटा ई सी के बदले में हम लिख सकते हैं, ए ई बटा ई सी के बदले में फिर से इसका वैल्यू हमारा प्राप्त है क्या? त्रिभुज ए डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज
ए डी ई का क्षेत्रफल बटा बी सी ई का, त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं है। अब जब कोई दो भिन्न आपस में बराबर हो, हम स्पष्ट देख लेते हैं कि ए डी ई के बराबर है, तो इसका मतलब है बी डी ई किसके बराबर होगा? बी सी ई के बराबर होगा। हम लिख सकते हैं अतः चूंकि एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे ही, अंश अंश के बराबर और हर के बराबर। हम कोई भी भिन्न समतुल्य भिन्न में अगर पढ़ते हैं 1/2 बराबर 2/4, अगर हम बराबर पढ़ते हैं इसका मतलब ये भी बराबर है ना, ऊपर ऊपर के बराबर, नीचे नीचे के बराबर पढ़े हैं भिन्न में, तो उसी प्रकार ये ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे वाला। तो इसका मतलब हो गया कि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल, यह हमें प्राप्त हो गया। अब इस दोनों त्रिभुज को हम एक बार चित्र पर ध्यान से देखेंगे कि बी डी ई, इसका भी ये नीचे वाला त्रिभुज है बी डी ई, फिर बी सी ई ये भी नीचे वाला है। तो दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे कि बी डी ई, इसका एक भुजा डी है, इसका भी देख लेंगे सी डी ई, है ना, बी सी ई हो गया, बी सी ई, ये बी सी ई। और त्रिभुज का हम ये नाम हमारा विपरीत रखा गया, क्या ऊपर वाला नाम रखना था सी डी, ये जो हमने बी सी ई रखा है, बी सी ई तो नीचे वाला पार्ट आ जाता है ना, इसमें हम ऊपर वाला रखे थे, तो इसका भी नाम आ जाएगा बी सी ई के जगह पर हमारा सी डी, क्या नाम आएगा ये सी डी ई, यहीं से है ना, ध्यान से देखो, त्रिभुज वही है, केवल ऊपर वाला भाग है, तो नीचे में भी आएगा सी डी ई, ताकि आधार एक ही हो सी डी ई। तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा क्या सी डी, चूंकि इसमें आधार सी डी ई का भी ध्यान से देखो, सी डी ई का भी आधार वही है और शीशलम भी वही है, तो सी डी ई, तो नीचे में भी क्या माना जाएगा इसमें सी डी ई। अब सी डी ई त्रिभुज ध्यान से देखो कि बी डी ई और सी डी ई दोनों एक ही भुजा पर आधारित है। किस पर? एक ही भुजा पर, आधार एक है ना। हम लिखेंगे यहाँ कि चूंकि त्रिभुज बी डी ई एवं त्रिभुज सी डी ई का एक ही आधार है, एक ही आधार, कौन सा आधार है एक ही दोनों में? डी ई है, ये भी जानकारी मिल गई, और दोनों का क्षेत्रफल भी आपस में बराबर है, एवं दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। इसीलिए तो जब कोई भी त्रिभुज, हम 9th ये 6.1 के थ्योरी में एक तथ्य बोले थे कि याद कर लेना, जब कोई किसी भी त्रिभुज की दो त्रिभुज समांतर भुजा और एक ही आधार पर समांतर भुजाओं के बीच स्थित होते हैं तो उसके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। एक तथ्य लिखे थे थेल्स प्रमेय में, समांतर भुजा के मध्य एक ही आधार पर स्थित होता है तो क्षेत्रफल। अब उसी तर्क को अगर दोहराएंगे कि अगर क्षेत्रफल बराबर है, एक ही आधार पर स्थित है, इसका मतलब समांतर भुजा के बीच होगा। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि त्रिभुज एक ही आधार पर है और उसके क्षेत्रफल आपस में बराबर है। इसका मतलब है कि क्षेत्रफल भी बराबर है, आधार भी एक ही है, तो समांतर रेखा के मध्य स्थित होगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अतः त्रिभुज बी डी ई एवं त्रिभुज सी डी ई समांतर रेखा के मध्य स्थित होंगे,
अर्थात मध्य स्थित होंगे। तो समांतर रेखा कौन सा है? ये त्रिभुज कौन रेखा के मध्य में स्थित है? डी और बीसी के बीच में, डी और बीसी के बीच में। अर्थात ये हम लिख दिए कि डी ई समांतर बीसी, यही हो गया हमारा प्रूव्ड। मतलब इस तथ्य को फिर से एक बार दोबारा समझ ले, यह एक थ्योरी है जिसको 9th क्लास में प्रूफ किया गया है। समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड एक थ्योरी 9th क्लास में पढ़ोगे, चतुर्भुज वाला चैप्टर में 8वां या 9वां अध्याय में है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर समांतर चतुर्भुज में एक ही आधार पर दो त्रिभुज स्थित होते हैं या दो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज स्थित होते हैं, उसके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ भी वही हुआ, एक ही आधार पर स्थित है, क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका मतलब रेखाएं परस्पर क्या होगी? समानांतर होगी। तो समांतर किसके बीच में स्थित है? यह डी और बीसी के बीच में स्थित है, इसलिए डी समांतर बीसी। ये प्रूफ हो गया थेल्स प्रमेय का विलोम। जैसे हम लोग थेल्स को प्रूफ किए थे, सेम उसी तरह हम लोग प्रूफ करते हुए आए। इस तथ्य को हम दोनों कथन के लिए याद करके रखेंगे। थेल्स प्रमेय 6.1 के लिए भी है, 6.2 के लिए भी। एक में हम लोग सीधा और 6.2 में उसका अपोजिट याद करके प्रयोग करते हैं। हो गया समाप्त।